हेलो एवरीवन, वेलकम टू द BCTQ प्रोग्राम पावर्ड बाय जॉनटेक डिजिटल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ अ चंक ऑफ मॉइस्ट सॉइल इज 20 kg एंड इट्स ड्राई डेंसिटी इज 1500 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.5 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। दे आर आस्किंग फॉर वॉइड रेशियो। और जैसा कि हम जानते हैं, ड्राई डेंसिटी बराबर होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो। ड्राई डेंसिटी गिवन है 1500, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड गिवन है 2.5 एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर गिवन है 1000 kg पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस ई 2500 डिवाइडेड बाय 1500, तो ई की वैल्यू आएगी 5/3 माइनस 1 इक्वल टू 2/3.667। ऑप्शन गिवन है परसेंटेज की फॉर्म में, तो ई की वैल्यू जो हमने निकाली है 0.667, इसको हम इंटू कर देंगे 100 से। 667 इंटू 100, तो हमारा आंसर बनेगा 66.7%, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड वाया रिवर और अ स्ट्रीम आर कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉइल फॉर्म कैसे होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, सॉइल फॉर्म होती है वेदरिंग ऑफ रॉक की वजह से। वेदरिंग मीन्स डिसइंटीग्रेशन। अब डिसइंटीग्रेशन केमिकल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। जैसे ये कोई रॉक है, इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ मीन्स वेदरिंग हुई और ये पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते चले गए। दिस इज कॉल्ड weathered मटेरियल और weathered सॉइल। अब इस रॉक का डिसइंटीग्रेशन हुआ, हो सकता है केमिकल हुआ, हो सकता है फिजिकल हुआ हो। तो डिसइंटीग्रेशन होने के बाद पार्टिकल्स यहाँ एक्यूमुलेट होते चले गए। अब हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वेदर मटेरियल सेम प्लेस पर एक्यूमुलेट होता जाए, या किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी की वजह से ये ट्रांसपोर्ट होकर किसी और प्लेस पे जाके एक्यूमुलेट हो जाए। अगर ये सेम प्लेस पे एक्यूमुलेट होता चाहे, अगर वेदर मटेरियल सेम प्लेस पे एक्यूमुलेट होता जाए तो उसे बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। और अगर वेदर मटेरियल सेम पेरेंट रॉक पर एक्यूमुलेट ना होकर किसी दूर प्लेस पे जाकर, किसी दूसरे प्लेस पे जाकर एक्यूमुलेट होए तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्ट होने का रीजन कोई भी हो सकता है, कोई भी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है इसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकती है, ग्रेविटी भी हो सकता है, आइस भी हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन अगर पेरेंट रॉक पर एक्यूमुलेट ना होकर किसी और प्लेस पे जाके एक्यूमुलेट हो तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो हम पे दो टाइप की सॉइल होती हैं, एक होता है रेसिडुअल सॉइल और एक होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल।
अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड वाया रिवर और अ स्ट्रीम आर कॉल्ड। तो हम वन बाय वन सबकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सॉइल which is deposited from suspension in a running water is called alluvial soil. The soil which is deposited from suspension in a running water is called alluvial soil. Example, river. रिवर के अंदर आपको जो सॉइल मिलती है वो मिलती है एलुवियल सॉइल। रिवर के बेड्स पे या रिवर के बैंक्स पे जो सॉइल हमें मिलती है वो मिलती है एलुवियल सॉइल। द सॉइल which is deposited from suspension in fresh or still water in lakes is called lacustrine soil. is called lacustrine soil. लेक्स के बेड पर जो सॉइल हमें मिलती है वो होती है लेकेस्ट्राइन सॉइल। ये सॉइल आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी उन जगह पर जहाँ लेक्स ज़्यादा होती हैं, जैसे उदयपुर, भोपाल वगैरह में इस सॉइल की क्वांटिटी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। देन marine soil. The soil which is deposited from suspension in sea water. अब ये सॉइल हमें उन प्लेसेस पर ज़्यादा देखने को मिलेगी यहाँ सी शोर है, जैसे बम्बई, चेन्नई वगैरह में। एंड लास्ट वन इज एओलियन सॉइल, द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड एओलियन सॉइल। तो ये हमें मोस्टली एरिड रीजन में देखने को मिलती है। जैसे राजस्थान के काफ़ी पार्ट में हमें एओलियन सॉइल की अच्छी मात्रा मिलती है। चलिए नेक्स्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा द सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय अ रिवर और अ स्ट्रीम। तो हमारा आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी ऑफ सॉइल इज रेशियो ऑफ द प्लासिटी इंडेक्स टू। तो एक्टिविटी होती है रेशियो ऑफ प्लासिटी इंडेक्स टू परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन बाय वेट। तो एक्टिविटी फिजिकल टर्म में रिप्रेजेंट करती है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल। जैसे कि हम देख सकते हैं हाई एक्टिविटी means high change in volume of soil. High change in volume of soil means high compressibility. And high swelling. High swelling mean high water absorption. जैसे कि हमने बोला था कि एक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है, फिजिकल टर्म में रिप्रेजेंट करती है आपकी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल। अगर हमारी सॉइल मोंटेमोनाइट मिनरल कंटेन करे, अगर हमारी सॉइल मोंटेमोनाइट मिनरल कंटेन करे तो हमारी सॉइल में हाई श्रिंकेज एंड हाई स्वेलिंग देखा जाता है। अगर हमारी सॉइल मोंटेमोनाइट मिनरल कंटेन करे अगर हमारी सॉइल मोंटेमोनाइट मिनरल कंटेन करे तो हमारी सॉइल में हाई स्वेलिंग एंड हाई श्रिंकेज, हमारी सॉइल का नेचर हाई स्वेलिंग एंड हाई श्रिंकेज देखा जाता है।
जैसे कि हम एक ग्राफ से देख सकते हैं, वाई एक्सिस पे मैंने लिया प्लास्टिसिटी इंडेक्स और इधर लिया परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन बाय वेट एक्स एक्सिस पे। तो हमें कुछ मोनोमोलेट के लिए ऐसा ग्राफ मिलता है, एंड आइलाइट के लिए मिनरल के लिए ऐसा मिलता है, एंड क्यूनिलाइट के लिए कुछ ऐसा मिलता है। तो जो टॉप मोस्ट लाइन है ये हमें मिलती है मॉन्ट मोरेलाइट मिनरल। अगर हमारी सॉइल में मॉन्ट मोरेलाइट मिनरल प्रेजेंट है, ये शो करता है इलाइट को, इलाइट मिनरल को, एंड ये लोअर, सबसे लोअर लाइन शो करती है क्यूनिलाइट मिनरल की प्रेजेंस। तो हम फिगर से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी की वैल्यू होती है मॉन्ट मोरेलाइट के लिए, देन आइलाइट मिनरल के लिए, देन क्यूनिलाइट मिनरल के लिए। मॉन्ट मोरेलाइट मिनरल के लिए एक्टिविटी की वैल्यू होती है 7.2, इलाइट के लिए 0.9 एंड क्योलिनाइट के लिए 0.38। तो हम देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है एक्टिविटी की मॉन्ट मोरेलाइट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमारा क्वेश्चन था एक्टिविटी ऑफ सॉइल इज रेशियो ऑफ, एक बार इसका आंसर भी देख लेते हैं, इसका आंसर भी देख लेते हैं। एक्टिविटी ऑफ सॉइल इज रेशियो ऑफ द प्लासिटी इंडेक्स टू परसेंटेज बाय वेट ऑफ क्ले फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लासिटी इंडेक्स एंड द परसेंटेज बाय वेट ऑफ क्ले मिनरल फाइनर देन 2 माइक्रोन प्रेजेंट इन द सॉइल were done for two soil samples A and B. The ratio of plasticity index to the percentage of clay size particle for the samples A and B are given in the table. Sample 1 के लिए less than 0.75, sample B के लिए greater than 1.25. The two soil sample A and B are classified as. तो हम एक्टिविटी के बेस पे सॉइल को फर्दर क्लासीफाई करते हैं। तो हम एक्टिविटी के बेस पे सॉइल को फर्दर क्लासीफाई करते हैं। एक्टिविटी हम लास्ट में भी समझ के आए हैं कि एक्टिविटी क्या होता है। दिस इज एक्टिविटी एंड इधर सॉइल क्लासिफिकेशन। अगर एक्टिविटी की वैल्यू लेस देन 0.75 है तो हम बोलते हैं इनएक्टिव सॉइल, इनएक्टिव सॉइल। अगर एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 से 1.25 के बीच है तो हम बोलते हैं नॉर्मल एक्टिव सॉइल। अगर एक्टिविटी की वैल्यू 1.25 से ज़्यादा आए तो इसे हम बोलते हैं एक्टिव सॉइल। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। सैंपल ए की वैल्यू दी है लेस देन 0.75, लेस देन 0.75 मीन्स सॉइल, सैंपल ए है इनएक्टिव सॉइल, एंड सैंपल बी के लिए ग्रेटर देन 1.25 मीन्स सैंपल बी है एक्टिव सॉइल, देन सैंपल ए इनएक्टिव एंड सैंपल बी एक्टिव। आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ क्ले मटेरियल्स इज 45% एंड 25% रिस्पेक्टिवली। What is the activity of clay materials if 20% by weight of particles of size less than 2 microns? ये आपका एक्टिविटी से थर्ड क्वेश्चन है। मतलब एसएससी जेई ने 2021 में के मॉर्निंग सेक्शन के पेपर में एक्टिविटी के टॉपिक से ही 3 क्वेश्चन आए थे। अब जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़ के आए थे, एक्टिविटी बराबर होता है आईपी बाय परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स, क्ले फ्रैक्शन बाय वेट, परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन बाय वेट। अब हमें क्वेश्चन में दिया लिक्विड लिमिट 45% एंड प्लास्टिक लिमिट 20
5%। जैसा कि हम जानते हैं IP की वैल्यू बराबर होती है WL माइनस WP, मीन्स लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट है 45% एंड प्लास्टिक लिमिट है 25%। तो ये निकल के आएगा 20%। 20% प्लासिटी इंडेक्स एंड परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन हमें दिया है 20%। देन हमारे AC की वैल्यू हो जाएगी, एक्टिविटी की वैल्यू हो जाएगी 20% डिवाइड बाई 20%, इट मीन्स 1। आंसर हो जाएगा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिटर्मिनेशन ऑफ shear स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले डिपॉजिट इन द फील्ड कैन बी डन बाय। सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले डिपॉजिट की shear स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए इन फील्ड हम किस मेथड का यूज़ करेंगे? तो हम करते हैं वेन shear टेस्ट का यूज़। वेन shear टेस्ट को हम फील्ड में भी कर सकते हैं और लैब में भी कर सकते हैं, बस एपरेटस के डायमेंशन चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट फिगर में देखते हैं, ये हमारा वेन shear टेस्ट एपरेटस है। दिस इज कॉल्ड ब्लेड्स, बेन ब्लेड्स, एंड दिस इज कॉल्ड बेन शाफ्ट। दिस इज कॉल्ड बेन ब्लेड एंड दिस इज कॉल्ड बेन शाफ्ट। ये होती है इस बेन प्लेट की डायमीटर एंड दिस इज हाइट। दिस इज डायमीटर एंड दिस इज हाइट। पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बेन shear अब जो बेन shear एपरेटस यूज़ करते हैं बेन shear टेस्ट में, उसकी हाइट और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है? नॉर्मली बेन shear एपरेटस की हाइट उसके डायमीटर के डबल होती है। देखिए यह बेन shear एपरेटस है, इसको हमने लोअर किया सॉइल स्पेसिमेन में। जी हम इस फिगर में आप देख रहे हो, इसको लोअर करा गया है। इसको लोअर करने के बाद हम इसमें टॉर्क अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम टॉर्क अप्लाई करेंगे तो इधर एक स्केल लगा हुआ होता है जो टॉर्क की रीडिंग जनरेट करता है। अब उस टॉर्क की रीडिंग को यूज़ करते हुए हम इस सॉइल की shear स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। जैसे अगर टॉर्क की रीडिंग लेट T है, तो shear स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है T डिवाइड बाई पाई D स्क्वायर H/6 प्लस D/2। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था द डिटर्मिनेशन ऑफ shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले डिपॉजिट इन द फील्ड कैन बी डन बाय वेन shear टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स S1 S2 टू कंसोलिडेशन इन सॉइल। स्टेटमेंट 1, अ सॉइल इज टर्म्ड एज नॉर्मली कंसोलिडेटेड इफ द प्रेजेंट इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर इज लेस देन द मैक्सिमम to which the soil mass ever been subjected to in the past। ये गलत स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि प्रेजेंट में लगा हुआ इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर पास्ट में लगे हुए ओवरबर्डन प्रेशर से कम है। प्रेजेंट में लगा हुआ इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर पास्ट में लगे हुए किसी इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर से कम है, तो सॉइल नॉर्मल कंसोलिडेट नहीं ओवर कंसोलिडेट कहलाएगी। अगर हम इस सॉइल को ओवर कंसोलिडेट बोलते तो ये स्टेटमेंट ठीक था, क्योंकि ओवर कंसोलिडेट सॉइल में पास्ट में लगा हुआ इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर प्रेजेंट में लगे हुए इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर से ज़्यादा
होता है। लेकिन अगर प्रेजेंट में लगा हुआ इफेक्टिव ओवरबर्न प्रेशर पास्ट में लगे हुए किसी भी इफेक्टिव ओवरबर्न प्रेशर से ज़्यादा है तो सॉइल नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल कहलाती है। तो इसने बोला द सॉइल इज टर्म्ड एट नॉर्मली कंसोलिडेटेड इफ द प्रेजेंट इफेक्टिव ओवरबर्न प्रेशर इज लेस। प्रेजेंट में लगा हुआ प्रेशर इफेक्टिव ओवरबर्न प्रेशर कम है पास्ट में लगे हुए किसी ओवरबर्न प्रेशर से, तो सॉइल नॉर्मल नहीं ओवर कंसोलिडेटेड की कैटेगरी में आएगी। तो स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द लार्जर द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन द शॉर्टर इज टेक्स फॉर फुल कंसोलिडेशन टू अकर। अब कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन वो रेट होती है, इट इज द रेट, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज द रेट एट विच द सैचुरेटेड सॉइल मास अंडरगोज कंसोलिडेशन। It is given by the formula CB means coefficient of consolidation equal to TB time factor length of drainage part divided by T time of consolidation of soil. CB coefficient of consolidation, TB is time factor, D is length of drainage path, T is टाइम ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल। तो इस फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं CB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, मतलब CB इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। CB एंड T आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स अगर CB बहुत ज़्यादा होगा तो T बहुत कम होगा। स्टेटमेंट बोल रहा है द लार्जर द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, अगर CB की वैल्यू बहुत ज़्यादा है देन शॉर्टर इट टेक्स फॉर फुल कंसोलिडेशन टू अकर, तो T की वैल्यू कम होगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट, इससे हम इजीली देख सकते हैं। तो पहला फॉल्स स्टेटमेंट, सेकंड ट्रू, S1 इज फॉल्स, S2 इज ट्रू, तो ऑप्शन हो जाएगा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल इज द रेशियो ऑफ। सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल, तो इससे पहले हम समझते हैं बल्क यूनिट वेट क्या होता है। आप किसी भी सॉइल सैंपल को लेके आए, आपने उसका वेट किया, लेट वेट आया W, देन आपने उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करा, वॉल्यूम आया B। तो आप किसी भी कंडीशन में किसी सॉइल सैंपल को लेके आए, हो सकता है वो कंप्लीटली सैचुरेटेड हो, वो सैंपल पार्शियली सैचुरेटेड हो, या वो कंप्लीटली ड्राई हो। आपने सॉइल सैंपल लिया तो एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो उसका वेट था वो था W, फिर आपने उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करा और डिवाइड करा वॉल्यूम से, तो ये कहलाता है बल्क यूनिट वेट। किसी भी एग्जिस्टिंग कंडीशन में सॉइल का यूनिट वेट कहलाता है बल्क यूनिट वेट। अब क्वेश्चन में बोलता है सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ। अब आपको पता लगे कि आप जो सैंपल लेके आए थे वो कंप्लीटली सैचुरेट था, मीन्स उसके सारे वॉइड्स वाटर से फिलअप थे। अगर सैंपल कंप्लीटली सैचुरेट था देन ये रेशियो बन जाता है गामा सैचुरेटेड, मीन्स बल्क यूनिट वेट होता है किसी भी गिवन कंडीशन में निकाला गया, किसी भी एग्जिस्टिंग कंडीशन में निकाला गया यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है जब सॉइल फुल्ली सैचुरेट है उस कंडीशन में निकाला गया यूनिट वेट। तो जब सॉइल आपकी फुल्ली सैचुरेट है, ये भी सॉइल की एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जब सॉइल फुल्ली सैचुरेट हो तो आपका बल्क यूनिट वेट आइडेंटिकल हो जाता है किसके? सैचुरेटेड यूनिट वेट के। तो क्वेश्चन में कह रहा है सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ, तो रेशियो नहीं आएगा, इज द रेशियो ऑफ गलत है। क्वेश्चन है सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज बल्क यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल व्हेन इट इज फुल्ली सैचुरेटेड। जब सॉइल फुल्ली सैचुरेट हो तो आपका बल्क यूनिट वेट किसका आइडेंटिकल हो जाता है? वो आइडेंटिकल हो जाता है सैचुरेटेड यूनिट वेट के। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल यूनिट वेट ऑफ द ग्लेशियल आउटवर्ड सॉइल इज 5 किलोटन पर मीटर क्यूब। द वाटर कंटेंट इन द सॉइल इज 17%। फाइंड ड्राई वेट यूनिट। बेसिकली क्वेश्चन में इसमें बल्क यूनिट वेट दे दिया आपको, वाटर कंटेंट दे दिया आपको और ड्राई यूनिट वेट पूछ रहा है। जैसे कि आप जानते हो बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है G प्लस एस ई गामा डब्लू 1 प्लस ई। G रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, S रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, E रिप्रेजेंट करता है बॉड रेशियो, गामा डब्लू रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेट ऑफ वाटर। जैसे कि हम जानते हैं एस ई बराबर होता है SE बराबर होता है WG के। W इधर वाटर कंटेंट है, तो बल्क बनेगा G प्लस WG गामा W डिवाइड में 1 प्लस E। अब हम G को कॉमन ले लें, W प्लस 1 G गामा W डिवाइड में 1 प्लस E। जैसे कि हम जानते हैं ये टर्म होती है गामा ड्राई, ये टर्म होती है गामा ड्राई के बराबर, तो आपका बचेगा गामा ड्राई 1 प्लस W। अब हम पे बल्क एंड ड्राई, गामा बल्क एंड गामा ड्राई में एक रिलेशन मिल गया। गामा बल्क इक्वल टू होता है गामा ड्राई 1 प्लस W। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है ड्राई यूनिट वेट और हमें दिया है बल्क यूनिट वेट एंड वाटर कंटेंट, तो सब वैल्यू को रख देंगे। आपका बल्क यूनिट वेट है 5 एंड वाटर कंटेंट है 17%। देन 5 इक्वल टू गामा डी 1 प्लस परसेंट में दिया है, हम पॉइंट में रखेंगे 1 प्लस 0.17। गामा ड्राई बराबर होगा 5 डिवाइड बाई 1.17। अब इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत आपको है नहीं, क्योंकि जो ऑप्शन है आप देखिए 0.29 इतना कम तो नहीं जा सकता, 6.27 ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता, डिवाइड 1 से ज़्यादा हो रहा है। 3.4 एंड 4.27 में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो वैल्यू है वो हमें पता है 1 से ज़्यादा आगे नहीं है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कुछ 5 के आसपास ही रहेगी, तो सबसे नियर वैल्यू है 4.27। तो और जब कैलकुलेट करोगे तब भी आप देखोगे आंसर आएगा 4.27 एंड यूनिट किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉइल सैंपल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स इज 3 हैज अ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2, एज्यूमिंग द सॉइल टू बी परफेक्टली ड्राई, डिटरमाइन द बॉइड रेशियो। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स मीन्स G, इसने आपको दिए 3 और ये बराबर होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। देन उसने क्वेश्चन में दिया है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 2, तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम कई बार बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं। G मास, जिसको हम कई बार बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं, जिसने दी है 2 के बराबर, और ये बराबर होगी यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। आपकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड है वो बराबर होती है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स टू यूनिट वेट ऑफ वाटर, लेकिन जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो यूनिट वेट ऑफ सॉइल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर होती है। क्वेश्चन में पूछा है बॉइड रेशियो, तो G ऑफ मास इक्वल टू 2 इक्वल टू गामा सॉइल डिवाइड बाय गामा वाटर। इसने एक लाइन और बोली है एज्यूमिंग द सॉइल टू बी परफेक्टली ड्राई, तो जो सॉइल है हमारी परफेक्टली ड्राई है, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा
गिवन सॉइल, सॉइल दी है ड्राई, तो ये गामा ड्राई डिवाइड बाय गामा वाटर। देन 2 इक्वल टू गामा ड्राई हम जानते हैं बराबर होता है जी गामा डब्लू डिवाइड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। गामा डब्लू से गामा डब्लू कट आउट हो जाएगा। देन 2 इक्वल टू जी डिवाइड बाई 1 प्लस ई। हेयर जी जो है वो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स है जो क्वेश्चन में गिवन है 3, जो गिवन है 3, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। 1 प्लस ई इक्वल टू 1.5, देन ई इक्वल टू 0.5। देखते हैं चलिए ऑप्शन कैसे हैं। 1, 1.5, 0.5, 0.8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.5, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A soil sample is tested for its plasticity index and the obtained value of plasticity index is 21. In such case the soil sample can be described as। जैसे कि हम जानते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं IP से, and the difference between the liquid limit and plastic limit is called the plasticity index. The difference between the liquid limit and plastic limit is called the plasticity index, and it represent the range of water content over which the soil is plastic। ये उस वाटर कंटेंट की उस रेंज को दर्शाता है जिस रेंज में सॉइल प्लास्टिक फेस में थी, जहां हम कहें सॉइल प्लास्टिक थी। प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बेस पर हम सॉइल को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर इधर हम लिखें प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP और इधर सॉइल डिस्क्रिप्शन, अगर IP की वैल्यू 0 है मींस IP की वैल्यू 0 से मींस ऐसा कोई वाटर कंटेंट की रेंज ही नहीं है सॉइल जिसमें प्लास्टिक फेस में थी, तो सॉइल कहलाएगी नॉन प्लास्टिक। अगर इसकी वैल्यू 1 से 5% हो जाए तो हम बोलेंगे स्लाइटली प्लास्टिक। अगर इसकी वैल्यू 5 से 10% हो जाए तो हम बोलेंगे लो प्लास्टिक। तो हम बोलेंगे लो प्लास्टिक। अगर इसकी वैल्यू 10 से 20% हो जाए तो हम बोलेंगे मीडियम प्लास्टिक। अगर इसकी रेंज 20% से 40% के बीच में आए तो इसको हम बोलेंगे हाईली प्लास्टिक या हाई प्लास्टिक। और अगर इसकी रेंज मोर देन 40% हो जाए, अगर इसकी वैल्यू मोर देन 40% हो जाए तो हम बोलेंगे वेरी हाई प्लास्टिक या वेरी हाईली प्लास्टिक। तो यहाँ पे पूरी टेबल है। चलिए हम देखते हैं कि हमारी क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है। ऑब्टेन्ड अ सॉइल सैंपल इज टेस्टेड फॉर ए प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द ऑब्टेन्ड वैल्यू प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 21। तो देखते हैं 21 किस रेंज में आ रही है। 21 कम आ रही है, आपकी आ रही है हाईली प्लास्टिक रेंज में, हाईली प्लास्टिक रेंज में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, हाईली प्लास्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाय वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल। तो वाटर कंटेंट, सॉइल सैंपल के वाटर कंटेंट निकालने के लिए हमारे पास काफ़ी मेथड्स अवेलेबल हैं। जैसे कि सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड। इस मेथड में हम ओवन का यूज करते हुए सॉइल को ड्राई करते हैं। इस मेथड से रिजल्ट आते हैं वो मोस्ट एक्यूरेट होते हैं। जितने मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं वाटर कंटेंट निकालने के लिए, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट हमें ओवन ड्राई मेथड से मिलते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है कि ये टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी ज़्यादा है एंड ये एक लैब मेथड भी है। सेकंड, पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड में बेसिकली पिक्नोमीटर एक ग्लास बोतल होती है जिसका वॉल्यूम 900 ml होता है, जिसका यूज करते हुए हम वाटर कंटेंट निकालते हैं। और इस मेथड को यूज करने के लिए आपको सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए, मतलब आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स जी पता होना चाहिए, जब भी आप वाटर कंटेंट को निकालने के लिए इस मेथड का यूज कर सकते हो। देन थर्ड आता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, जिसको हम रैपिड टेस्टर मशीन भी बोल देते हैं। ऐसा नाम क्यों पड़ा रैपिड टेस्टर मशीन? क्योंकि जितने भी मेथड्स अवेलेबल हैं उन सब में सबसे क्विकेस्ट मेथड कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है। ये आपको 5 से 7 मिनट में आपके सॉइल सैंपल की वाटर कंटेंट निकाल के दे देता है। इट इज़ द क्विकेस्ट मेथड। ये आपको 5 से 7 मिनट में वाटर कंटेंट निकाल के दे देता है और ये एक फील्ड मेथड है। लेकिन इसके रिजल्ट बाकी दो के कंपेयर में, जो हमने ऊपर पढ़े ओवन ड्राइंग और पिक्नोमीटर के कंपेयर में, कम एक्यूरेट है। इसके रिजल्ट्स बाकी दोनों मेथड के कंपेयर में कम एक्यूरेट होते हैं, लेकिन ये सबसे जल्दी रिजल्ट प्रोवाइड करने वाला मेथड है। ये आपको 5 से 7 मिनट में आपको वाटर कंटेंट की वैल्यू निकाल के दे देगा। अगला मेथड है आपके पास सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड, इस मेथड में आप सॉइल कंटेनर को, आपके सॉइल कंटेनर को एक सैंड बाथ के ऊपर प्लेस करते हैं, सैंड बाथ के ऊपर पुट करते हैं और फिर नीचे से ओवन स्टार्ट कर देते हैं। इस मेथड में आप अपने सॉइल कंटेनर को सैंड बाथ के ऊपर रखोगे और नीचे से ओवन स्टार्ट कर दोगे। ये प्रोसेस आपने काफ़ी बार देखा होगा। कभी भी आपने देखा होगा ढकील वगैरह पे जाते हैं, मूंगफली बनाते हैं या पॉपकॉर्न बनाते हैं, तो वो जिसके ऊपर पॉपकॉर्न बन रहे होते हैं या मूंगफली बन रही होती है वो सैंड बाथ ही होता है और नीचे स्टॉप लगा हुआ होता है। तो वही मेथड है सैंड बाथ मेथड। इसमें आप सैंड बाथ होगा और सैंड बाथ में क्या प्लेस कर दोगे, आप सैंड बाथ में अपना सॉइल कंटेनर प्लेस कर दोगे और उसके बाद नीचे से स्टॉप स्टार्ट कर दोगे और बाकी कैलकुलेशन सारी इसकी ओवन ड्राइंग की तरह होती है। लेकिन ये अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि इसमें आप हीट को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें स्ट्रक्चरल वाटर, सॉइल का स्ट्रक्चरल वाटर भी लॉस होने का डर रहता है, इसलिए इस मेथड को ज़्यादा एक्यूरेट नहीं माना जाता। इसके बाद अगला मेथड अवेलेबल है अल्कोहल मेथड। इस मेथड में आप सॉइल सैंपल में मिथाइलेटेड स्पिरिट, जो कि एक अल्कोहल की फॉर्म है, जो कि एक अल्कोहल की फॉर्म होती है, आप सॉइल सैंपल में मिथाइलेटेड स्पिरिट, जो कि एक अल्कोहल की फॉर्म है, को मिक्स कर देते हैं। आप सॉइल सैंपल में क्या मिला देते हो, मिथाइलेटेड स्पिरिट, जो कि एक अल्कोहल की फॉर्म है। इसका रिजल्ट ये होता है
कि ये मेथाइलेटेड स्पिरिट आपके सॉइल के जो वाटर कंटेंट है उसके एवापोरेशन की रेट बढ़ा देता है। ये स्पिरिट, मेथाइलेटेड स्पिरिट जो एक एल्कोहल की फॉर्म है, ये आपके सॉइल सैंपल में जो वाटर प्रेजेंट है उसका एवापोरेशन रेट बढ़ा देता है, एवापोरेशन जल्दी करा देता है। बाकी सारी कैलकुलेशन इसकी सेम बात की तरह ही होती है। अगला मेथड प्रेजेंट है रेडिएशन मेथड। इस मेथड में आप 2 स्टील केसिंग इंसर्ट करते हो अपने ग्राउंड के अंदर। ये एक फील्ड मेथड है, इसमें आप 2 स्टील केसिंग लोगे जो कि एक सेपरेटेड होंगी किस डिस्टेंस से, और इनको ग्राउंड के अंदर इंसर्ट कर दोगे। एक स्टील केसिंग के नीचे होगा आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल, बेसिकली कोबाल्ट 60, नॉर्मली कोबाल्ट 60 होता है, और दूसरे स्टील केसिंग के नीचे होगा आपका डिटेक्टर। एक स्टील केसिंग के नीचे होगा कोबाल्ट 60 और दूसरे के नीचे होगा डिटेक्टर। अब ये कोबाल्ट 60 जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये गामा रेस एमिट करेगा, और गामा रेस जब ये एमिट करेगा जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट्स होंगे, तो न्यूट्रॉन जब यहाँ से एमिट होके जाएंगे तो यहाँ पे बीच में सॉइल सैंपल में वाटर प्रेजेंट है H2O, और H2O में प्रेजेंट है हाइड्रोजन। तो ये गामा रेस जो एमिट कर रहा है आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल, इसमें जो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो स्ट्राइक करेंगे हाइड्रोजन को और एनर्जी को लॉस करेंगे, और एनर्जी जो लॉस होगी वो डिटेक्ट कर लेगा डिटेक्टर कि कितनी एनर्जी आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल ने जो एमिट करी थी रेस उन्होंने लॉस करी। फिर इस एनर्जी को कोरिलेट कर लेंगे आपके वाटर कंटेंट के साथ कैलिब्रेटेड स्केल पर। लास्ट मेथड प्रेजेंट है आपके पास टॉर्शन बैलेंस मेथड। इस मेथड में सॉइल को ड्राई करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज करा जाता है। इस मेथड में आपकी सॉइल को ड्राई करने के लिए, ओवन ड्राइंग करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज करा जाता है। और ये मेथड, इस मेथड में खासियत है कि इस मेथड में ड्राइंग एंड वेइंग ऑफ सॉइल साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। ये दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं, सॉइल की ड्राइंग एंड वेइंग। और ये मेथड उन सॉइल्स के लिए काफ़ी अच्छा है जो सॉइल एटमॉस्फेयर से क्विकली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। जो सॉइल एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को क्विकली रीअब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ये मेथड उन सॉइल के लिए काफ़ी अच्छा है। और इस मेथड में आपकी ड्राइंग के लिए, सॉइल की ड्राइंग के लिए इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज़ करा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था द वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो हमारा आंसर हो जाएगा एल्कोहल मेथड, जिसमें हमने मेथाइलेटेड स्पिरिट यूज़ करी थी। एक एल्कोहल की फॉर्म होती है, आपके वाटर जो सॉइल सैंपल में वाटर कंटेंट प्रेजेंट है उस वाटर का एवोपोरेशन रेट बढ़ाने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा एल्कोहल मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्व एन वैल्यू ऑफ एन एसपीटी टेस्ट इज 21, द एन वैल्यू आफ्टर करेक्टिंग फॉर डायलेटेंसी इज। एसपीटी टेस्ट, तो एसपीटी टेस्ट यूज करा जाता है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकालने के। लेकिन एसपीटी टेस्ट से हम डायरेक्टली बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल नहीं निकाल सकते। एसपीटी टेस्ट से हम निकालते हैं एसपीटी नंबर, या बोल लीजिए एसपीटी वैल्यू। फिर डिफरेंट ऑथर्स ने अपनी डिफरेंट इक्वेशंस दे रखी हैं जो कि फंक्शन है एसपीटी नंबर का। तो उन इक्वेशन की मदद से एसपीटी नंबर का यूज करते हुए हम बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकालते हैं। हम डायरेक्ट एसपीटी नंबर से बियरिंग कैपेसिटी सॉइल नहीं निकाल सकते। ऑथर्स ने बियरिंग कैपेसिटी निकालने के फॉर्मूले दिए हुए हैं जो कि फंक्शन है किसका, एसपीटी नंबर का। तो उस एसपीटी नंबर को यूज करते हुए जो आप एसपीटी टेस्ट से निकाल के लाओगे, उस एसपीटी नंबर का यूज करते हुए, मतलब उन इक्वेशंस का यूज करते हुए फिर हम बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकालते हैं।
और एसपीटी टेस्ट के बाद जो वैल्यू मिलती है हमें, जो एसपीटी टेस्ट के बाद वैल्यू आती है, उसके बाद उस वैल्यू पे 2 करेक्शन लगाए जाते हैं। पहला करेक्शन लगता है ओवरबर्डन करेक्शन, और सेकंड करेक्शन लगता है डायलाटेंसी करेक्शन, जिसको हम वाटर टेबल करेक्शन भी बोल देते हैं, इसको हम वाटर टेबल करेक्शन भी बोल देते हैं। अब जब आप टेस्ट के बाद एसपीटी नंबर निकालोगे, जब एसपीटी नंबर आपको ऑब्टेन हो जाएगा, उसके बाद ऐसा नहीं कर सकते कि पहले डायलाटेंसी करेक्शन लगाएं फिर ओवरबर्डन। पहले ओवरबर्डन करेक्शन लगेगा, फिर वहां से जो करेक्ट वैल्यू जनरेट होगी, जो करेक्ट वैल्यू आएगी, उस वैल्यू के ऊपर ओवरबर्डन करेक्शन, सॉरी डायलाटेंसी करेक्शन लगेगा, जिसको हम वाटर टेबल करेक्शन भी बोल देते हैं। तो हमें, और वाटर टेबल करेक्शन जो है ये जब ही लगेगा, जो डायलाटेंसी करेक्शन है जब ही लगेगा जब आपके टेस्ट लेवल पर या उससे ऊपर वाटर टेबल प्रेजेंट हो, मतलब आपके टेस्ट लेवल पर वाटर टेबल का इन्फ्लुएंस हो, तभी डायलाटेंसी करेक्शन मींस वाटर टेबल करेक्शन लगेगा। अगर वाटर टेबल आपके टेस्ट लेवल से नीचे है तो वाटर टेबल करेक्शन नहीं लगेगा। क्वेश्चन में दे आर आस्किंग फॉर एन वैल्यू आफ्टर करेक्टिंग फॉर डायलाटेंसी। तो डायलाटेंसी करेक्शन का फॉर्मूला होता है, लेट हमने माना जे एन डब्ल्यू वाटर टेबल करेक्शन के बाद, इसका फॉर्मूला होता है 15 प्लस n माइनस 15 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। एन डब्ल्यू रिप्रेजेंट करेक्टेड वैल्यू आफ्टर डायलाटेंसी करेक्शन एंड वाटर टेबल करेक्शन और वाटर टेबल करेक्शन। इधर जो n है वो n वैल्यू है द करेक्टेड वैल्यू आफ्टर ओवरबर्डन करेक्शन। आप एसपीटी नंबर निकालोगे, उसके बाद ओवरबर्डन करेक्शन लगाओगे, ओवरबर्डन करेक्शन निकालने के बाद जो वैल्यू ऑब्टेन हुई वो है जे n। अब क्वेश्चन में इसने बोला ऑब्जर्व एन वैल्यू ऑफ एन एसपीटी टेस्ट इज 21। इसने ओवरबर्डन करेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम मान लेंगे जो गिवन वैल्यू है 21 वही n की वैल्यू है। तो 15 प्लस 21 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2 3, तो 15 प्लस 3 18। तो ऑप्शंस देखते हैं 18, 21, 19, 15, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट व्हाट इज द वेट ऑफ द हैमर एंड द ड्रॉपिंग हाइट यूज्ड एज पर IS 21311981। तो ये पूछ रहा है कि आप जो हैमर यूज करते हैं, हम एसपीटी टेस्ट में जो हैमर यूज करते हैं सैम्पलर पर, जिस हैमर से बिलो करते हैं उस हैमर का फ्री फॉल कितना होता है और उस हैमर का वेट कितना होता है। तो इसने बोला है एज पर IS 21311981। तो हम इस कोड पे जाते हैं और इस कोड में 2.3 ड्राइव वेट असेंबली में क्लॉज नंबर 2.3 में 2.3.1, तो ये बोलता है ड्राइविंग हेड मींस हैमर का वेट होता है 63.5 kg विथ 75 सेंटीमीटर फ्री फॉल मींस 75 सेंटीमीटर मींस 750 mm फ्री फॉल, एंड इसका वेट होता है 63.5 kg। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 63.5 kg तो ठीक है, लेकिन 450 फ्री फॉल नहीं होता, इसमें दोनों ही गलत हैं, इसमें भी दोनों ही गलत हैं। लास्ट ऑप्शन में 63.5 kg भी होता है और आपका फ्री फॉल 750 mm होता है, तो डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल सैंपल इज 20 किलोटन पर मीटर क्यूब एंड द वाटर कंटेंट इज 18%। द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल इज। सेम थीम पर हम एक क्वेश्चन पहले कर चुके हैं जिसमें बल्क यूनिट वेट गिवन था एंड वाटर कंटेंट गिवन था और हमने ड्राई यूनिट वेट निकाला था। हमने उसमें फॉर्मूला भी ड्राइव करा था, जो हमारा निकल के आया था
गामा ड्राई इक्वल टू गामा बल्क डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो इधर बल्क यूनिट वेट गिवन है आपका 20 किलोन्यूटन, मॉइस्चर कंटेंट या फिर हम कह सकते हैं वाटर कंटेंट गिवन है 18% मीन्स 0.18। तो ये बराबर हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 1.18। सेम जैसे मैंने उस क्वेश्चन में कहा था लास्ट टाइम, अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम थीम पर, कि हम ऑप्शन से ही, जरूरी नहीं है इसको कैलकुलेट करें, हम ऑप्शन से इसका आंसर बता सकते हैं। 21.18, 20 से ज़्यादा तो वैल्यू आ ही नहीं सकती, तो ऑप्शन कट गया। 11.12, 11.89, ये बहुत ज़्यादा दूर हो गए 20 से, लेकिन जो आंसर आएगा वो हम आराम से कह सकते हैं इसको देखकर कि 20 के आसपास ही होगा, इतना नीचे नहीं होगा कि 11.12 या 11.8 में पहुंच जाए। ये जब भी पहुंच सकता था अगर ये वैल्यू 1.5 के आसपास होती। तो 1.18, तो एक ही ऑप्शन बचता है 16.94। इसको आप सॉल्व करके देख लेना, या आंसर आएगा 16.94 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो आंसर हो जाएगा बी 16.94। चलिए, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। और मैं कहना चाहूँगा कि जब हम क्वेश्चन कराते हैं तो आप वीडियो को उस टाइम पॉज कर दीजिए और पहले आप खुद आंसर निकालिए और उसके बाद मैच करिए आपका आंसर सही है या नहीं है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके अपने कॉन्सेप्ट के बारे में पता लग जाएगा कि आपको कितना पता है कितना नहीं पता। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।